नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं वो हमें चांद पर वापस जाने की इस नई तेज होती दौड़ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं, वो ऐतिहासिक पल 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका पहला कदम और वो शब्द, इंसान के लिए ये एक छोटा कदम है पर मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। लेकिन उस छलांग के बाद देखिए 50 साल से ज्यादा बीत गए और सवाल बड़ा सीधा सा है, इंसान वापस चांद पर गया क्यों नहीं? और अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया फिर से चांद का रुख कर रही है? तो आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ, अब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, और हाँ, आगे मुश्किलें क्या क्या आ सकती हैं। ये सब कुछ हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। वो सुनहरा दौर, अपोलो मिशंस 1969 से 1972। क्या गजब का समय था वो। बिल्कुल, वो दौर तो खैर असाधारण था। नासा ने, आप सोचिए, कुल 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर उतारा। ये अपने आप में मतलब अविश्वसनीय तकनीकी और मानवीय उपलब्धि थी। पर हाँ, हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सब एक खास माहौल में हुआ था। हाँ, मतलब शीत युद्ध का दौर था। जी हाँ, उस समय की तकनीक आज के मुकाबले देखें तो कहीं ज्यादा सीमित थी और मिशनों पर जो पैसा खर्च हो रहा था वो बेतहाशा था। शायद वैसा खर्च सिर्फ शीत युद्ध के दौर की वो जो राजनीतिक होड़ थी वही सही ठहरा सकती थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की वो प्रतिष्ठा की लड़ाई, उसने अपोलो प्रोग्राम को जबरदस्त रफ्तार दी थी। और फिर जैसा कि हमने अपने स्रोतों में भी देखा, 1972 में अपोलो 17 के बाद बस सब रुक सा गया। किसी इंसान ने चांद पर कदम नहीं रखा 50 साल से ज्यादा। ये कमाल की बात है। हाँ ठीक है, रोबोट्स गए, सैटेलाइट्स गए, भारत के चंद्रयान जैसे मिशनों ने तो शानदार काम किया, दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास भी रचा, पर इंसान नहीं गए। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हुआ था। दुनिया चांद को भूल गई थी या कुछ और वजहें थी? देखिए, कई बातें एक साथ हुई असल में। एक तो शीत युद्ध खत्म हुआ तो वो राजनीतिक दबाव और वो जो एक तात्कालिकता थी ना, वो कम हो गई। फिर मिशनों का भारी खर्चा, वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा था, और बिना उस राजनीतिक होड़ के इतना पैसा खर्च करना सरकारों के लिए मुश्किल हो गया। हाँ, ये बात तो है। जनता का ध्यान भी शायद पृथ्वी की जो समस्याएं हैं उन पर ज्यादा आ गया, और अंतरिक्ष एजेंसियों का फोकस भी बदला। स्पेस शटल पर काम हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जैसे प्रोजेक्ट्स ज्यादा जरूरी लगने लगे। तो हाँ, मानव मिशन तो रोक दिए गए, पर रोबोटिक खोजबीन चलती रही, वो बंद नहीं हुई। लेकिन अब लगता है हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। जो जानकारी मिल रही है वो साफ इशारा कर रही है कि एक नई अंतरिक्ष दौड़ शुरू हो गई है, और इस बार शायद ये पहले से भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, जटिल और दिलचस्प है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैदान में कई बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ तो नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम है। देखिए, उसमें कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां हैं, पर उनका लक्ष्य साफ है, 2026 तक इंसानों को फिर से चांद पर भेजना। और इस बार निशाना है चांद का दक्षिणी ध्रुव, जहां पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। और जैसा आपने कहा भी, भारत तो पहले ही दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतार चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखकर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है। सच में इसने साबित किया कि हाँ, दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचना मुमकिन है, और इसने वहां भविष्य के शोध के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उधर चीन भी पूरी तैयारी में लगा है। उनका लक्ष्य है 2030 तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, जिन्हें वो ताइकोनॉट्स कहते हैं। अच्छा, ताइकोनॉट्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स? जी हाँ, तो वो अपने ताइकोनॉट्स को चांद पर भेजने की योजना बना रहे हैं। और चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत तेजी से और बहुत ही, आप कह सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रहा है। और इस बार एक नया मोड़ ये भी है कि ये दौड़ सिर्फ देशों की सरकारी एजेंसियों के बीच ही नहीं सिमटी हुई है। सही पकड़ा आपने। अब स्पेसएक्स जैसी जो निजी कंपनियां हैं वो भी इस खेल में कूद पड़ी हैं। वो नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए जरूरी हार्डवेयर बना रही हैं, जैसे लैंडर वगैरह। लेकिन साथ ही उनके अपने भी बड़े प्लान हैं। वो चांद पर बेस बनाने की बात कर रहे हैं और फिर वहां से मंगल ग्रह तक का सफर तय करने की। तो ये जो सरकारी बनाम निजी कंपनियों की होड़ है, ये इस पूरी तस्वीर को और भी पेचीदा बना देती है।
तो मतलब मुकाबला कई स्तरों पर है। देश अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, निजी कंपनियां नए बाजार देख रही हैं। लेकिन ये सवाल फिर वहीं आता है, 50 साल के ठहराव के बाद अचानक ये तेजी क्यों? क्या सिर्फ चांद पर झंडा गाड़ना ही मकसद है दोबारा, या इसके पीछे कहीं गहरे कारण हैं? देखिए, झंडा गाड़ना तो एक प्रतीक होता है, असली वजह कहीं ज्यादा ठोस और प्रभावशाली है। हमारे स्रोतों से जो बातें उभर कर सामने आती हैं वो यही बताती हैं कि इसके पीछे रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक सोच काम कर रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है संसाधन। ये शायद सबसे बड़ा आकर्षण है इस वक्त। चांद की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, उसमें हीलियम 3 नाम का एक आइसोटोप मिलने की बहुत मजबूत संभावना जताई जाती है। हीलियम 3? जी, हीलियम 3। ये पृथ्वी पर तो लगभग न के बराबर है, लेकिन ये भविष्य के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टरों के लिए एक आदर्श ईंधन साबित हो सकता है। आप सोचिए, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर वो संभव हो पाया तो ऊर्जा पैदा करने का एक लगभग प्रदूषण रहित और बेहद शक्तिशाली तरीका होगा, जैसे सूरज काम करता है। अच्छा। तो अगर चांद हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा समाधान बन जाए तो ये संभावना ही हीलियम 3 को इतना कीमती बना देती है, और ये चांद पर वापसी की दौड़ के पीछे छिपे सबसे बड़े आर्थिक दावों में से एक है, ऐसा कहा जा सकता है। अरे वाह, ये तो सच में दुनिया बदल देने वाली बात हो सकती है। खैर, ऊर्जा के अलावा और क्या है? आपने मंगल ग्रह का भी जिक्र किया था पहले। हाँ, दूसरा बड़ा कारण वही है, मंगल ग्रह तक पहुंचने का रास्ता। अंतरिक्ष अन्वेषण की जो बड़ी तस्वीर है उसमें चांद एक बहुत अहम पड़ाव है। अगर हम चांद पर एक स्थायी या समझ लीजिए अर्धस्थायी बेस बना पाते हैं, जहां पानी जो बर्फ के रूप में दक्षिणी ध्रुव पर मिलने की उम्मीद है और दूसरे जरूरी संसाधन मिल सकें, तो ये मंगल जैसे गहरे अंतरिक्ष के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड या एक तैयारी के अड्डे की तरह काम कर सकता है। मतलब एक तरह का स्टॉप ओवर। बिल्कुल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर चांद से मिशन लॉन्च करने में काफी कम ऊर्जा लगेगी। इससे मंगल मिशन तकनीकी तौर पर थोड़े आसान हो सकते हैं और शायद कम खर्चीले भी। तो चांद एक तरह से गहरे अंतरिक्ष में इंसान के कदम रखने का पहला बेस कैंप बन सकता है। यानी चांद सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि आगे की बड़ी यात्रा का एक जरूरी स्टेशन भी है। ये दिलचस्प है। और तीसरा पहलू जिसका जिक्र अक्सर होता है, भू राजनीति, इसका क्या रोल है सब में? इसका तो बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अंतरिक्ष हमेशा से वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का एक मंच रहा है। शीत युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब चांद पर वापसी की ये जो नई दौड़ है, ये उसी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को एक नए सिरे से हवा दे रही है। जिस देश या मान लीजिए देशों के समूह का चांद पर नियंत्रण होगा या वहां एक स्थायी उपस्थिति होगी, वो न सिर्फ तकनीकी रूप से आगे माना जाएगा, बल्कि उसे एक बड़ा रणनीतिक फायदा भी मिलेगा। सोचिए जरा, चांद के संसाधनों पर किसका हक होगा? वहां वैज्ञानिक खोज कौन लीड करेगा? भविष्य में अंतरिक्ष के नियम कौन बनाएगा? ये सारे सवाल सीधे सीधे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेंगे। संक्षेप में कहें तो जो देश या कंपनी चांद पर पहुंचेगी और टिकेगी, वो 21वीं सदी की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति कहलाएगी। तो ये तो साफ है कि चांद पर वापस जाने की वजहें बहुत बड़ी हैं। ऊर्जा, भविष्य के मिशन, दुनिया में दबदबा। लेकिन जहां इतने बड़े दाव हों, वह चुनौतियां भी तो उतनी बड़ी होती होंगी। ये सफर कितना मुश्किल होने वाला है असल में? मुश्किल तो यकीनन है। चांद पर इंसानों को भेजना और फिर उन्हें वहां लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ये इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानव शरीर की सीमाओं की असली परीक्षा है। कुछ मुख्य चुनौतियां हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। पहली और शायद सबसे गंभीर चुनौती है रेडिएशन, मतलब विकिरण का खतरा। देखिए, पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें सूरज और अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक विकिरण से बचाते हैं। चांद पर ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो वहां लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन झेलना पड़ेगा। इससे कैंसर समेत कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा है। इसे बचने के लिए या तो बहुत उन्नत किस्म की शील्डिंग तकनीक चाहिए होगी या फिर शायद जमीन के नीचे ठिकाने बनाने होंगे। ये एक तरह का अदृश्य दुश्मन है जिसका सामना हर पल करना होगा। और तापमान का क्या? मैंने सुना है वहां दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। चांद पर दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है।
जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है वहां सतह 120 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो सकती है, और जहां रात होती है वहां तापमान -170 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। बाप रे। इतने भयंकर तापमान को झेलना इंसानों के साथ साथ मशीनों और उपकरणों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। स्पेस सूट, रहने के ठिकाने, गाड़ियां, सब कुछ ऐसा बनाना होगा जो इस जानलेवा उतार चढ़ाव में ठीक से काम कर सकें। रेडिएशन, तापमान, और फिर यकीनन सबसे बड़ा सवाल आता होगा पैसा और तकनीक का। बिल्कुल, ये शायद सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। चांद पर इंसान भेजना, वहां बेस बनाना, उसे चलाना, इन सब में पैसा पानी की तरह बहेगा। अपोलो कार्यक्रम की लागत अगर आज के हिसाब से देखें तो खरबों डॉलर में आंकी जाती है। हालांकि हाँ, स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के जो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट हैं, उनसे लागत कुछ कम जरूर हो सकती है, फिर भी एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ होगा। इसके लिए सरकारों और निजी क्षेत्र को अभूतपूर्व तरीके से मिलकर काम करना होगा। और फिर तकनीक का सवाल है। चांद पर लंबे समय तक रहने के लिए हमें कई नई तकनीकें चाहिए होंगी, जैसे वहीं मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके जरूरत की चीजें बनाना। इसे ISRU कहते हैं, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब चांद की मिट्टी जो बर्फ से ऑक्सीजन, पानी या ईंधन बनाना, फिर भरोसेमंद जीवन रक्षक प्रणालियां और चांद पर ही ऊर्जा पैदा करने के तरीके। इनमें से कई तकनीकें अभी भी शुरुआती दौर में हैं, तो इन्हें विकसित करना और भरोसेमंद बनाना ये अपने आप में एक और बड़ी बाधा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि अपोलो के बाद एक लंबे ठहराव के बाद अब दुनिया फिर चांद की ओर देख रही है। वजह बड़ी है, संसाधन है, मंगल की तैयारी है, वैश्विक रुतबा है, खिलाड़ी भी इस बार ज्यादा हैं, अमेरिका, चीन, भारत, निजी कंपनियां भी। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। जानलेवा रेडिएशन है, तापमान का भयानक उतार चढ़ाव है, और हाँ, पहाड़ जैसा खर्च और तकनीकी बाधाएं भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नई होड़ आखिर हमें ले कहां जा रही है। यहीं पर मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है। क्या चांद पर वापसी का ये जो नया अध्याय है, ये वाकई मानव जाति की साझा खोज, विज्ञान की तरक्की और विस्तार का मिशन बनेगा, जैसा कि अक्सर बताया जाता है? या फिर ये जो संसाधनों पर कब्जे और रणनीतिक बढ़त बनाने की होड़ है, ये इसे देशों के बीच अंतरिक्ष में एक नए आधुनिक किस्म के शीत युद्ध में बदल देगी? दाव बहुत ऊंचे लगे हैं, ये तो साफ है, और नतीजा जो भी हो वो न सिर्फ अंतरिक्ष के भविष्य को तय करेगा, बल्कि शायद पृथ्वी पर शक्ति संतुलन और हमारे भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करेगा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जिसका इशारा हमारे स्रोतों में भी कहीं ना कहीं मिलता है। इतिहास लगता है खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार खेल के नियम और खिलाड़ी दोनों बदल गए हैं। तो चांद पर अगला इंसानी कदम किसका होगा? क्या नासा का आर्टेमिस मिशन सबसे पहले पहुंचेगा, या चीन बाजी मार ले जाएगा, या फिर इस नई दौड़ में भारत या कोई और देश दुनिया को हैरान कर देगा? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, आने वाला समय बेहद रोमांचक होने वाला है।